बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी फिजिक्स विद इब्रारुल्लाह। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज है जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, थोड़ा सा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से थोड़ा सा इस लॉज के बारे में ज़रा डिटेल पढ़ते हैं, फिर सीधा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं। बच्चों, ये लॉज जो है ये न्यूटन ने 1686 में डिस्कवर किए थे। न्यूटन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसने इन लॉज को डिस्कवर किए थे। अगली बात यह है कि बच्चों, ये जो न्यूटन के लॉज है ये नेचुरल लॉज है, यानी ये कुदरत के कवानीन हैं। न्यूटन जस्ट डिस्कवर दीज लॉज, यानी ये लॉज इससे पहले भी अप्लाई होते थे लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हम बोलते हैं कि ये लॉज पहले से मौजूद है, जस्ट न्यूटन ने डिस्कवर किए हैं। तो ये है नेचुरल लॉज। हमारे इर्द गिर्द जितने भी मैक्रो बॉडीज है जो कि नेकेड आई से नज़र आते हैं, उनके दरमियान और जो नॉर्मल स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं, उनको वो सारे ऑब्जेक्ट जो है वो इन लॉज को ओबे करते हैं, या यूं बोलेंगे कि ऑल दीज मोशंस आर अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि दिस लॉ स्टेट दैट a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion with uniform speed या with uniform motion until no unbalanced force act on it। ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत सादा और सिंपल स्टेटमेंट है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक, क्या कंडीशन है? इफ नो नेट फोर्स और अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे, लेकिन यह फोर्स ये है कि ये अनबैलेंस हो, ठीक है, यानी रिजल्ट कोई फोर्स हो, तो वो फोर्स अगर एक्ट ना करे तो ये बॉडी क्या करेगा, ये सिचुएशन वे करेगा, मींस रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला कंटिन्यू मोशन में रहेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल सिचुएशन में देखें तो देखें, हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो हो जाए, ये इसका मैथमेटिकल है, प्रूफ इंशाल्लाह सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, ये सिंपल मैथमेटिकली बता रहा हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो तो इस लॉ के मुताबिक उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यानी जब फोर्स जीरो हो ना, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी विल मूव इन कंटिन्यू मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है जिसमें चेंज इन वेलोसिटी ना हो, पड़ा है इसमें। तो जब आपके पास फिर चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो तो एक और बात आ जाती है, फिर हमारे पास ए जीरो होता है। पता है ना कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, उसमें फिर एक्सेलरेशन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक तो ये है कि या तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, जब ए जीरो हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म और ये इसका थ्योरेटिकल। तो अगर एफ फोर्स जीरो होता है बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो दो सिचुएशन हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो दैट्स एनफ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर ये डिटेल जरूरी है कि आप लिखेंगे 5 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो आओ, देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस लॉ। इस लॉ के दो पार्ट्स बनते हैं। आपने देखा कि पहला पार्ट है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये तो हमारा सबका कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैंने क्लास में टेबल के ऊपर बुक रखा, ठीक है, ये टेबल है और इसके ऊपर मैंने छुट्टी के दौरान बुक छोड़ गया, ये बुक है, ठीक है, तो अगर इस बुक के ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं, यानी इसको इसको पुश ना करे, पुल ना करे, कोई भी मतलब अप्लाइड फोर्स ना लगाए,
तो ये बुक क्या करेगा, अपनी ही जगह पे रेस्ट पे रहेगा, ये हमेशा के लिए उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अगर इस बुक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो ये बुक हमेशा रेस्ट पे रहेगा। याद रखिए, जब मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं तो असल में इस सिचुएशन में भी हमारे पास फोर्सेस है, एक इसका वेट और एक इसका नॉर्मल फोर्स, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट क्या है, वो जीरो है। इसीलिए नेट फोर्स हमारे पास जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, कोई फोर्स नहीं है। कोई और अगर फोर्स लगाएगा तो वो इस बैलेंस को खत्म करेगा और नेट फोर्स आ जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो फिर ये बॉडी जो है, यानी ये बुक इस टेबल के ऊपर हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमारा इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये कहता है कि अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर एक बॉडी जो है वो हमेशा मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहेगा, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन के खिलाफ बात हो रही है, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि ला गलत है, बल्कि हमारी ऑब्जर्वेशन में थोड़ा मसला है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन ठीक करें तो हम मान जाएंगे कि फैसला ठीक है। वो किस तरह, अगर आप ये बात करते हो कि मिसाल के तौर पर मैं एक फुटबॉल को किक मारता हूँ, ये मेरे पास एक फुटबॉल है और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ जिसकी वजह से ये हवा में प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, उसके बाद ये ज़मीन पे आएगा और फिर ये ज़मीन पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये फुटबॉल थोड़ी देर बाद जो है ना क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। हालांकि इस स्टेटमेंट के मुताबिक अ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल नो नेट फोर्स इट इज जीरो। तो यहाँ बात यही है कि यह फुटबॉल क्यों रेस्ट पे आता है, यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो जाए ना तो ये फुटबॉल हवा ही में कंटिन्यू मोशन रखेगा। वो कौन से फोर्सेज है वो पहले बताते हैं और फिर यही बोलेंगे कि इफ वी रिमूव दिस फोर्सेज देन द बॉडी विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन। तो वो क्या है बच्चों, पहली बात यह है कि जब आपने फोर्स लगाया उसके बाद यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस था, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ये एक फोर्स हो गया। उसके बाद ये नीचे क्यों गिरता है, ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी एक अदर फोर्स है। और थर्ड नंबर, जब ये मूव करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पीड क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन, जिसको रगड़ कहते हैं उर्दू में। तो अगर ये तीन फोर्सेस हम खत्म करें, यानी फोर्सेस को जीरो करें, तो ये फुटबॉल कंटिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है, तो असल में सेकंड लॉ भी ठीक है, लेकिन हमारे पास चूंकि मोशन वाले केस में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी रुक जाती है, लेकिन कंडीशन हमारे पास लॉ के लिए ये है कि नेट फोर्स जीरो होगी। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो देन द बॉडी विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बॉडी को स्पेस में या हवा में मूव करे तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ना एयर रेजिस्टेंस है, ना वहां पर वेट है, ठीक है, ना फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी कंटिन्यू मूव करेगा। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप स्पेस में देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, इस लॉ का एक और क्वेश्चन या एक और हिस्सा आता है जिसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो व्हाट इज इनर्शिया, पहले तो हम इनर्शिया डिफाइन करेंगे फिर बोलेंगे कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इनर्शिया it is the property of all matter due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion। इनर्शिया ऑल मैटर की, जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक खसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उस मटेरियल की स्टेट को चेंज करना चाहोगे, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप उसकी रेस्ट को चेंज करना चाहते हो, मूव करना चाहोगे, या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप इसको रेस्ट में लाना चाहते हो, तो दोनों केसेस में आप उसका स्टेट चेंज कर रहे हो तो उस स्टेट चेंज के अगेन बॉडी रेजिस्ट करेगा। इस रेजिस्टेंस को कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, अगेन इनर्शिया क्या है, इनर्शिया अगर आप किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला रहे हो तो जरूरी बात है स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने का मतलब मोशन करना या मूव करना, और स्टेट ऑफ मोशन में
चेंज लाना, इसको स्टॉप करना, तो दोनों केसेस में द बॉडी विल resist the change, which is called inertia. Inertia is the characteristic or property of the body's matter due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion. This is called inertia. अगर आपको स्टेटमेंट अभी भी समझ नहीं आती तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए मेरे सामने भी पंखा ऑन है, फैन, सीलिंग फैन, आप देखें ये मोशन में है ना, तो अगर मैं बटन ऑफ करूं तो इसका मतलब ये है कि आई वांट टू स्टॉप इट, यानी एक्सटर्नल फोर्स मैंने जीरो कर दिया, मैं स्टॉप कर रहा हूं। बटन ऑफ होने के बावजूद भी पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, क्यों? उसको तो रेस्ट में आना चाहिए, क्योंकि पीछे से फोर्स तो जीरो हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मैं इसकी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, तो ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के तौर पर मूव कर रहे हैं। एट लास्ट वो रेस्ट पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, लेकिन फॉर अ मोमेंट जो ये अपने मोशन को कंटिन्यू करता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब आप कार में बैठे हो और अचानक आप कार स्टार्ट करते हो, मूव करते हो, तो आप पीछे की तरफ धक्का खाते हो। ये जो पीछे की तरफ जाते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। जब कार मूव करता है तो आपका जो अपर बॉडी है ना, इट वांट टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर ये नीचे वाला हिस्सा मूव कर जाए तो ये वाला रेस्ट में रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो अपनी जगह पे रहने के लिए आप पीछे की तरफ धक्का खाते हो। असल में आप पीछे की तरफ धक्का नहीं खाते, आप अपने जगह पे कंटिन्यू रखना चाहते हो अपने आप को। जिस तरह मैं मार्कर से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मूव कर गए अपनी जगह पे हैं, तो यूं लगता है कि पीछे की तरफ धक्का खा गया। इसी तरह कंटिन्यू मोशन में कार जा रहे हैं और आपने ब्रेक मारी, तो अगर बहुत हाई स्पीड के साथ है तो आप हाई स्पीड के साथ स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड के साथ कोलिजन करते हो, आगे मूव करते हो। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्यों इनर्शिया की वजह से? क्योंकि जब आप मूव कर रहे थे तो आपकी ओवरऑल बॉडी मोशन में है। जब गाड़ी ने सडनली ब्रेक मारा तो आपका लोअर पार्ट तो रेस्ट पे आ गया क्योंकि उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन अपर पार्ट स्टिल वांट टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ वो गिर जाता है। तो दिस इज टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। तो ये इसीलिए कि इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से आप गिर सकते हो, इसीलिए ये खतरनाक है। क्यों गिर सकते हो? व्हेन द बस सडनली टेक ब्रेक, you move in forward direction to continue your motion in the direction of bus, due to which you will fall down in front of the bus. इसी तरह आपने देखा होगा कि when your car take turn, your body move outward। देखा है ना, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्यों होता है? अगेन इनर्शिया की वजह से। क्योंकि जब कार स्ट्रेट जा रहा था, आप भी स्ट्रेट जा रहे थे, जब कार ने टर्न ले लिया, योर बॉडी वांट टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से वो कार इस तरफ मूव कर गया। आप स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मींस अब उस कार के लिए आप आउटसाइड आ रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप आउटसाइड की तरफ मूव कर जाते हो। इसी तरह इनर्शिया के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने जस्ट इनर्शिया ही को एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेना तो ये एक ही बात है। वो ये है, फर्स्ट लॉ में ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन। तो ये बात इनर्शिया का नहीं है। इनर्शिया भी ये कहता है ना कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन। और अगर इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स देन द बॉडी विल रेजिस्ट। तो फिर बॉडी क्या करता है? रेजिस्ट करता है, जिसको इनर्शिया कहा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। अगर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया आपके पेपर में आता है तो आपने फिर उस सिचुएशन में लिखना है जो मैंने आपको समझा दिया इनर्शिया वाला क्वेश्चन। और अगर सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है तो ये वाला स्टेटमेंट डिटेल के साथ आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ न्यू वीडियो में।